how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 7th chapter of class 5th, which is about force, work and energy, the dynamic world. Okay? So let's begin our chapter. See. What do you observe when you look around you? You see a variety of moving objects like car, buses, people, birds, etc. Some objects like chair, table, trees, etc. are not moving, they are stationary. Force can change the state of motion, thus force and motion are closely connected. So students, आपसे क्या बोला जा रहा है कि आप अपने अराउंड जब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हो तो उनमें से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव नहीं कर रहे होते, सच एज चेयर, टेबल, डेस्क, बुक. ओके, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर एट रेस्ट, जो रेस्ट पे है, स्टेशनरी पे है, यानी कि मूव नहीं कर रहे हैं. लेकिन इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन देम, अगर हम फोर्स अप्लाई उन पे करेंगे तो फोर्स उनको मोशन में यानी कि उनको मूव करवा सकता है. सो देयरफॉर वी कैन से force and motion are closely interlinked to each other. Okay, so first of all we have to start with force. Force is defined as a push or pull that changes the state of a body on which it acts. Force क्या? फोर्स को हम कोई भी एक पुश या पुल बोल सकते हैं जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है. यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो एक तरीके का पुश या पुल होगा जो उसकी स्टेट को चेंज कर देगा. ओके, एग्जाम्पल किकिंग अ बॉल, ओपनिंग अ डोर, अ मदर पुशिंग अ बेबी प्रैम एक्सेट्रा. सो ये सभी एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो और उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है. सो फोर्स बेसिकली क्या करता है, इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट इज पुशिंग अ कार्ट. आप किसी कार्ट को पुश कर रहे हो, यानी कि वो स्टेशनरी पोजीशन पे था, रेस्ट पे था, वो क्या करने लगा, मूव करने लगा बाय अप्लाइंग फोर्स. मूव एन ऑब्जेक्ट फास्टर दैट इज पेडलिंग अ साइकिल फास्टर. कोई एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मूव कर रहा है, आप क्या कर सकते हो, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि उसको और फास्टर मूव कर सकते हो. यानी कि एग्जाम्पल, आप साइकिल पेडल कर रहे थे और आप बहुत फास्टली जब साइकिल पेडल करोगे, यानी कि आप फोर्स अप्लाई करोगे इतना ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, वो जो साइकिल है वो उतनी फास्टली मूव करने लगेगी. ओके, चलो नेक्स्ट, वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स दैट इज कैचिंग अ बॉल. एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके. एग्जाम्पल, किसी बॉल को आप कैच करोगे तो कैच करने पे आप फोर्स अप्लाई करोगे. सो आपने वो क्या किया कि बॉल तो मूव कर रही थी, लेकिन नाउ वी हैव स्टॉप्ड इट बाय अप्लाइंग फोर्स. मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन दैट इज अप्लाइंग ब्रेक्स. कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड को इंक्रीज करा. आप चाहो तो उसको फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हो, उसकी स्पीड को स्लो डाउन भी कर सकते हो. एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज हिटिंग द बॉल विद अ बैट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं हम फोर्स के थ्रू. जैसे जब बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है, तो हिट करने से क्या करता है, वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज करता है. चेंज द साइज ऑफ द शेप ऑफ अ बॉडी दैट इज स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. किसी बॉडी की शेप को या साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. जैसे कि एक रबर बैंड है छोटा सा, आप उसको स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच करने से आपने क्या कर दिया, उसके साइज को एनलार्ज कर दिया, उसकी शेप चेंज कर दी. ओके, सो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाय अप्लाइंग फोर्स ओनली. तो दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन ऑफ or motion of a moving body. It can also change the size and shape of a body. Okay, chalo. Now types of forces, कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, so there are different types of forces. सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है by which objects pull one another. It attracts objects towards the earth. When we throw a ball, it always comes back to the ground due to the earth's gravity. It is because of the gravitational force that we are bound to the earth. Otherwise we would be floating. The earth and other planets move around the sun in fixed orbit due to the gravitational pull of the sun. सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स है जिसके थ्रू हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है. ठीक है, आपने कभी देखा है, अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ क्या करोगे, फेंकोगे, तो वो क्या करेगी, थोड़ी देर में अपने आप ही नीचे आएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, देन इट विल कम डाउन ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ. अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है हर एक ऑब्जेक्ट पे. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम क्या सीधे नीचे खड़े नहीं हो पाते, वी वुड बी फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, इसी तरीके से सारे ऑर्बिट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो सन के अराउंड मूव करती हैं अपने फिक्स ऑर्बिट में बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल
pull only. Okay, चलो नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स क्या होता है? इट इज अ फोर्स अप्लाइड व्हेन वी पुश, पुल और लिफ्ट समथिंग. इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल. एक ऐसा फोर्स जो हमारी मसल्स एक्सर्ट करती हैं उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने में, पुल करने में या किसी चीज़ को लिफ्ट करने में वी अप्लाई आवर मस्कुलर force only. Now next we come to what? Frictional force. Frictional force क्या होता है? Frictional force tries to stop or slow down a moving body. We are able to walk, drive a car, run because of friction force. A moving ball comes to rest on its own because of friction. It is harder to walk on smooth polished surfaces because the friction is less. Without friction we will slip and we will not be able to वॉक. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है या फिर उसको स्टॉप करता है, रोकता है. ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि जब आप कोई एक मूविंग बॉल है, उस मूविंग बॉल को अगर कोई स्टॉप नहीं करता है तो वो धीरे धीरे खुद स्लो डाउन होती है एंड इवेंचुअली इट कम्स टू रेस्ट. हाउ डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ओनली. जब दो ऑब्जेक्ट के सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, देन देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज गेटिंग कॉज्ड ओवर देयर. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हो पाता है? एक बॉल है, मूविंग बॉल, वो रेस्ट पर आ जाती है. ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ना तो हम चल पाते है ना, हम क्या करते हैं? स्लिप करते रहते हैं. एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे चलना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होता है. जितना ज़्यादा हार्ड रफ सरफेस होगा उस पर उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है, वहाँ पे उतना प्रॉपरली वी कैन वॉक. चलो नेक्स्ट इज व्हाट? सी दिस इज अ चाइल्ड हु इज स्लिपिंग ऑन आइस बिकॉज आइस पे फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया. सो इसकी वजह से वो बच्चा क्या कर रहा है? आइस पर स्लिप हो रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स क्या है? सी, if we apply force on an elastic band, it stretches, it returns to its original size when the force is removed. This is due to the elastic force which arises when a body deforms. So अगर हम किसी elastic band को stretch करते हैं, so उससे क्या होता है? वो elongate हो जाता है. ठीक है, स्ट्रेच हो जाता है. फिर जैसे हम उस पर फोर्स अप्लाई करना बंद करेंगे वो अपनी नॉर्मल ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ इलास्टिक फोर्स की वजह से. इलास्टिक फोर्स कब होता है? जब आप किसी कोई बॉडी की जो शेप होती है वो डिफॉर्म हो जाती है. ओके, दैट मीन्स वहाँ पे इलास्टिक फोर्स अप्लाई हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे रबर बैंड है, इसको पुल किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे आपका इलास्टिक फोर्स है विच इज गेटिंग अप्लाइड. नेक्स्ट इज योर मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स इज प्रोड्यूस बाय सिंपल मशीन. सिंपल मशीन्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला फोर्स इज मैकेनिकल फोर्स. सच एज मिक्सर, कार, बसेस एक्सेट्रा, ये सभी मूव करती हैं ड्यू टू द व्हाट? मैकेनिकल फोर्स. जो इनमें मोटर्स या इंजन्स फिक्स्ड होते हैं उनके थ्रू जो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है उसी के थ्रू ये सारी मशीन्स आपकी वर्क करती हैं. एक पेयर ऑफ सीजर्स ऑल्सो कट क्लोथ यूजिंग मैकेनिकल फोर्स ओनली. सीजर्स का जो पेयर है, आप उसके थ्रू अगर किसी क्लोथ को कट कर रहे हैं वहाँ पे भी मैकेनिकल फोर्स ही अप्लाई होता है. चलो नेक्स्ट वी कम टू बायोवेंट फोर्स. अब बायोवेंट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं. सी, when we push down a hollow plastic ball into a bucket full of water, we feel an upward opposite force on our hand. This upward push of water on a floating object is called upthrust or buoyant force. This force acts on every object when it is put into a liquid. When you enter a swimming pool, you feel lighter as the buoyant force of water lifts you up. See, अगर आप किसी एक हॉलो प्लास्टिक बॉल को, है ना, अंदर से खोखली है, प्लास्टिक बॉल है, उसको जब आप किसी बकेट में विच इज़ फुल ऑफ वाटर उसके अंदर ऐसे पुश करने की कोशिश करते हो तो आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील होगा अपने हैंड पर. दिस अपवर्ड फोर्स इज ओनली नोन एज बायोवेंट फोर्स. यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करने की कोशिश करते हैं, उसको पुश करते हैं, सो जो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है बाय द लिक्विड इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोवेंट फोर्स. ठीक है, ये फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पर लगेगा जिसको आप लिक्विड के अंदर क्या करना चाहोगे? पुट करोगे या फिर इमर्स करोगे. जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहाँ पे जाने के अंदर जाने के बाद हमको लाइटर फील होता है क्योंकि वहाँ जो पानी है वो या फिर जो उस पानी के थ्रू जो बायो फोर्स लग रहा है वो हमको ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है. इसीलिए आवर बॉडी फील्स लाइट इन द स्विमिंग पूल. ओके, चलो, सो वी हैव डन विद द फोर्स एंड नाउ वी कम टू वर्क. सी, according to science, work is said to be done only if the force applied on a body causes the body to move in the direction of the force. Examples are picking a ball,
pushing a cycle, lifting clothes and putting them in a cupboard. However, no work is done if you stand in one place with a heavy bag even for an hour, though you will feel more tired than if you have kicked a ball. Okay, see, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन तभी माना जाता है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव करता है. देन ओनली वी विल से दैट द वर्क हैज़ बीन डन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर आप किसी हैवी से बैग को लेके एक जगह खड़े हों बहुत घंटों से, है ना, काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से आप वहाँ पे खड़े हो, स्टिल इन साइंटिफिक माना देयर विल बी नो वर्क डन, जबकि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी कंज्यूम होगी. आप बहुत टायर्ड फील करोगे. अगर आप किसी बॉल को किक करते इतनी एनर्जी का कंजम्पशन वहाँ नहीं होता जितना कंजम्पशन आपका यहाँ पे हो चुका है एक बैग को कैरी करके ऑन योर हेड, है ना, एंड स्टैंडिंग एट अ प्लेस फॉर द very long period of time. Still also your work will be zero over there in scientific language because आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे. ठीक है, ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, therefore work will be what? नो ओवर देयर. जैसे एग्जाम्पल्स गिवन है, पिकिंग अ बॉल, आपने किसी बॉल को पिक किया तो उस बॉल को पिक करने में आपने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया और अब वो बॉल नीचे रखी थी, अब वो ऊपर आ गई, थोड़ा डिस्टेंस कवर हो गया, दैट मीन्स वहाँ पे वर्क डन हुआ. पुशिंग अ साइकिल, लिफ्टिंग क्लोथ्स एंड पुटिंग देम इन कबर्ड, आपने कपड़ों को क्लोथ्स को उठाया, लिफ्ट किया, यानी कि यू अप्लाइड फोर्स ऑन देम और फिर उनको उठाकर कहाँ रख दिया, इन अ कबर्ड. दैट मीन्स डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, पोजीशन भी चेंज हो गई. सो देयरफॉर द वर्क विल बी डन ओवर देयर. नेक्स्ट वी कम टू एनर्जी. एनर्जी क्या है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क. ठीक है, किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है. ओके, दैट इज़ वाई वी ईट फूड टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज. इसलिए हम क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनके लिए हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है. एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर. एनर्जी हमारी नेचर में हर जगह प्रेजेंट होती है. सनलाइट, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स में भी एनर्जी प्रेजेंट है. ओके, एंड वी नीड एंड यूज एनर्जी एवरी डे. और हर दिन हमें क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसका यूसेज भी करते हैं. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर एंड अमंग विच वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी. सो मैकेनिकल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन. मैकेनिकल और एनर्जी जो है वो किसी बॉडी में कब आती है? उसके मोशन की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से. ओके, सो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन या पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी पोजेस होगी दैट विल बी नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली दो टाइप्स की होती है. नंबर वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी. नाउ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, सॉरी पोजीशन. एक ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से आती है दैट इज नोन एज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी. एग्जाम्पल, स्टोन ऑन अ वॉल. आपने क्या करा, एक स्टोन को ग्राउंड पे से उठाया और उसको वॉल पर रख दिया, तो वहाँ पर स्टोन की पोजीशन चेंज हो गई है, तो उस स्टोन के अंदर अब जो एनर्जी पोजेस है दैट इज विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन. मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी. जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. सो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? एनर्जी ऑफ मोशन हुई. एग्जाम्पल, अ मूविंग बॉल, फ्लोइंग वाटर, चाइल्ड वॉकिंग. सो जहाँ भी मोशन होगा, मूवमेंट होगा, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सेकेंड इज हीट एनर्जी. वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम द सन or when we burn fuels such as kerosene, wood, etc. This energy is used in steam engines, power plants and for cooking. So जब भी हम क्या सन के थ्रू कौन सी एनर्जी मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है. या जब भी आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो सच एज कैरोसिन एंड ऑल, तो वहाँ भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और इस हीट एनर्जी का यूज़ किया जाता है स्टीम इंजन्स में, पावर प्लांट्स में, फॉर द कुकिंग पर्पस. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द बल्ब, ट्यूबलाइट, बर्निंग कैंडल एंड ऑल्सो फ्रॉम दी सन. सन से हीट एंड लाइट दोनों तरीके की एनर्जीज प्रोड्यूस होती है. लाइट क्या है? नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू स्पेस. लाइट एक नेचर का तरीका है जिससे वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है थ्रू द स्पेस. Next is electrical energy. Electric energy is a form of energy we use when we light a bulb.
जब भी हम किसी बल्ब को लाइट अप करते हैं, ट्यूबलाइट को लाइट करते हैं, या कोई भी ऐसा अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है, सच एज कंप्यूटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सो इन अप्लायंसेस को जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूवमेंट को इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी वायर के थ्रू मूव करती है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है? मैग्नेट्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है। मैग्नेट्स का काम क्या होता है कि दे आर एबल टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स। जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है मैग्नेट्स के पास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? वो एनर्जी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन। सन से प्रोड्यूस होने वाली, जनरेट होने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। ये आपके प्लांट्स यूज़ करते हैं सबसे पहले सोलर एनर्जी को टू प्रोड्यूस देयर फूड। ओके, फिर उसके बाद उस एनर्जी का हम लोग भी यूज़ करते हैं टू ड्राई क्लोथ्स, टू कुक फूड यूजिंग सोलर कुकर्स, हीटर्स एंड टू हीट वाटर। सो इन सभी चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं हम कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी इज द मोस्ट readily available source of energy. It is also a non-polluting source of energy and thus the energy source of the future. Nowadays there is more emphasis on producing electricity by using solar energy. तो solar energy सबसे ज़्यादा अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, नॉन पॉल्यूटिंग है, इसीलिए जो एनर्जी सोर्स है जो हमें सन के थ्रू मिलता है सोलर एनर्जी, वो क्या नहीं करता, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता। और अपकमिंग फ्यूचर में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ सोलर एनर्जी ओनली। आज के टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस किया जा रहा है वो सोलर एनर्जी पे ही किया जाता है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। ओके, चलो, सो विंड एनर्जी क्या है? विंड इज ऑल्सो अ प्लेंटीफुल, काफ़ी अच्छा अमाउंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड। ठीक है, सो विंड मिल्स यूज़ किए जाते हैं। दिस इज योर विंड मिल, यू कैन सी इन द पिक्चर। ये एक विंड मिल है, ये यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम एक यूजफुल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में। ओके, विंड टर्बाइंस होता है विंड मिल में जो विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दैट वी कैन व्हाट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या है? पावर जनरेटेड फ्रॉम मूविंग वाटर। मूविंग वाटर के थ्रू जो पावर जनरेट होती है उसको हाइड्रो पावर कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनर्जी सोर्स है सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में से। जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एनर्जी सोर्स है और सबसे ओल्डेस्ट एनर्जी सोर्सेज भी है आज तक, यानी कि बहुत पुराने समय से इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इट वॉज इन यूज 1000 of years ago टू ग्राइंड ग्रेन विद अ पैडल व्हील। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले भी इसका यूज़ किया जाता था ग्रेन्स वगैरह को ग्राइंड करने के लिए एक पैडल व्हील के थ्रू। जो डैम्स होते हैं जिनको हम बनाते हैं रिवर्स पे, वो भी क्यों बनाया जाता है? हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए। सी, यहाँ पे वाटर टर्बाइंस हैं जो हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। दीज आर वाटर टर्बाइंस। ठीक है, जो पानी इनके थ्रू जाता है वो कन्वर्ट, उसको क्या कर दिया जाता है? हाइड्रो एनर्जी होती है ना पानी के अंदर, मूविंग वाटर के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या है? वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस के थ्रू जो वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती हैं दैट इज नोन एज साउंड एनर्जी। व्हेन अ फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टू वाइब्रेट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सम कॉमन सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी आर रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सब साउंड एनर्जी के कुछ कॉमन सोर्सेज है। जब भी कोई एक फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सब्सटेंस को वाइब्रेट करता है, ओके, वहाँ पे आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम विद इन द अर्थ। ओके, अर्थ के सेंटर से प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। सो जो हीट और स्टीम प्रोड्यूस होती है अर्थ के अंदर, उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या बिल्डिंग्स वगैरह को हीट करने के लिए। ये एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है क्योंकि हीट जो है वो अर्थ के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होती है, कभी भी उसको ज़रूरत नहीं है दोबारा से रिन्यू करने की। ओके, चलो
नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये क्या है? ये एक तरीके का लॉ है जो क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। एनर्जी ना तो खुद से क्रिएट होती है ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओके, सी इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन यू थ्रो अ बॉल, आपने क्या करी? किसी बॉल को थ्रो किया, सो वहाँ पे आपने क्या अप्लाई करी? मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करी। अब वो मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जब आपने क्या करा? उसको थ्रो किया तो ये मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया, मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करी, और उस मस्कुलर एनर्जी को प्रोवाइड करने से वो बॉल मूव करने लगी, और जहाँ मूवमेंट होता है वहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, चलो, now a moving fan converts electric energy into mechanical energy, that is rotational movement of fan. Moving fan यानी कि जब फैन मूव करता है किसके थ्रू करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू करता है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी ने क्या करा? उस फैन को मूव करना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे वो मूव करेगा वो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फैन रोटेशन कर रहा है दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस ओवर देयर। नाउ वी कम टू द टॉपिक सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स अब हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल मशीन क्या है? सबसे पहले एक मशीन क्या होती है? एक ऐसा टूल जो हमारे वर्क को ईजी करती है, फास्टर करती है, सिंपल बनाती है। सो सिंपल मशीन्स अप्लाई फोर्स एट अ सुटेबल पॉइंट एंड चेंज द डायरेक्शन और द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू मेक द वर्क ईजियर। सो सिंपल मशीन्स क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है एक सूटेबल पॉइंट पे, और क्या करती है? जो फोर्स हम वहाँ अप्लाई कर रहे थे उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, सो दैट जो वर्क है वो हमारा ईजी हो जाए। ओके, जैसे कि जब भी हम मशीन का यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, एफर्ट कम लगाना पड़ता है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर वर्क। ओके, चल, नाउ देयर आर 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन। कितनी? 6 सिंपल मशीन्स होती हैं। लीवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू एंड वेज। ओके, चल, सबसे पहले पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन है जिसके थ्रू हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को, भारी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करते हैं मिनिमम एफर्ट से। बहुत कम फोर्स, बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है। एक रिजिड फिक्स रॉड है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स रहती है, जिसको हम फल्क्रम कहते हैं। ओके, चलो, अब लीवर के 3 पार्ट होते हैं: लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट। सी, दिस इज द लीवर। तो सबसे पहले लोड, द ऑब्जेक्ट टू बी लिफ्टेड बाय द लीवर इज कॉल्ड द लोड। लीवर के थ्रू जिस ऑब्जेक्ट को हमें लोड करना है, लिफ्ट करना है, ओके, उस ऑब्जेक्ट को लोड कहोगे। ओवर इन दिस पिक्चर दिस इज योर लोड। सेकेंड इज फल्क्रम, इट इज अ फिक्स पॉइंट ऑन विच द लीवर टर्न। वो फिक्स पॉइंट जिस पे लीवर आपका टर्न करता है उसको फल्क्रम कहते हैं, यानी कि ये फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका जो लीवर है वो वर्क करेगा। And the third is effort. The force applied on the rod to move or lift the load is called effort. वो force जो ये rod apply करेगी क्या करने के लिए? इस load को क्या करने के लिए? lift करने के लिए। तो उस force को बोला जाएगा effort, जो यहाँ से apply किया जाएगा, है ना? तब जाके ये load हम लोग lift करेंगे। See, if you have to move a big stone with our hand, it will require a lot of force, but if we keep a small stone that is fulcrum under the rod near the stone and apply a downward force, which is your effort, at the other end of the rod, the stone that is load is lifted easily. A lever, this reduces the effort to do the same amount of work. ठीक है, अगर मान लो आपको किसी एक बड़े से स्टोन को क्या करना है? लिफ्ट करना है अपने हैंड्स के थ्रू, हाथों के थ्रू, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी स्टोन को किसी लीवर के थ्रू उठाते हैं, कैसे उठाया जाएगा? उस स्टोन को हम फल्क्रम वाले पॉइंट पे, है ना, एक छोटा सा स्टोन हम फल्क्रम पे रख देंगे, रॉड के नीचे से स्टोन के पास, ठीक है, और एक डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, यानी कि एक डाउनवर्ड एफर्ट लगाएंगे आपकी उस रॉड के दूसरे एंड से। सो वहाँ पे जो स्टोन है, जो कि लोड है, वो इजी लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से लीवर क्या करता है? एफर्ट को, जो एफर्ट हमको लगाना पड़ता है उसको रिड्यूस कर देता है सेम अमाउंट ऑफ वर्क को करने के लिए। अब लीवर्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। वो डिपेंड करता है फल्क्रम की पोजीशन पे, लोड और एफर्ट की पोजीशन पर। इन तीनों की पोजीशन पर डिपेंडेंट होता है, और उस बिहाफ पर हम लीवर्स को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास लीवर। सबसे पहले है फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में फल्क्रम आपका बीच में होता है, लोड और एफर्ट आपके दोनों साइड्स में होते हैं। सी, फल्क्रम सेंटर में है, दिस इज लोड एंड दिस इज एफर्ट, इसे बोलेंगे फर्स्ट क्लास लीवर। सीजर, ट्रॉली, सीसॉ, प्लायर, ये सब आपके फर्स्ट क्लास लीवर्स होते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज सेकंड क्लास लीवर. सेकंड क्लास में लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट इन द सेकंड क्लास लीवर. यहाँ पे आपको जो लोड है वो सेंटर में होगा और फल्क्रम और एफर्ट दोनों साइड्स पे होंगे. इसको क्या बोलेंगे? सेकंड क्लास लीवर बोलेंगे. आपके व्हील बैरो, नट क्रैकर, बॉटल ओपनर, ये सब क्या है? सेकंड क्लास लीवर्स है. नेक्स्ट वी कम टू थर्ड क्लास लीवर. थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट इज इन द बिटवीन, एफर्ट बीच में होगा और लोड और फल्क्रम आपके दोनों साइड में होंगे, है ना. एफर्ट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड इन द थर्ड क्लास लीवर. एग्जाम्पल टोंग, फिशिंग रॉड, है ना, स्टेपलर, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड क्लास लीवर. नाउ नेक्स्ट इज इंक्लाइन प्लेन. अब दूसरी टाइप की मशीन, सिंपल मशीन है इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन क्या है? एक स्लोपिंग या स्लैंटिंग सरफेस जिसको हम वर्क इजी करने के लिए यूज करते हैं. ओके, इट इज ईजियर टू पुश और रोल ऑब्जेक्ट्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन रादर देन लिफ्टिंग देम अप. इट ऑल्सो हेल्प अस टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स टू अ हाइट. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करके या उसको रोल करके, किसके थ्रू? एक इंक्लाइन प्लेन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? रोल करते हो, पुश करते हो. सो इससे क्या, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके ले जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा हैवी पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है. लेकिन इंक्लाइन प्लेन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली लिफ्ट कर सकते हो टू अ पर्टिकुलर हाइट. एग्जाम्पल चिल्ड्रन स्लाइड्स, रैम्प फॉर व्हील चेयर्स, या जो स्ट्रेचर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, स्लोपिंग रोड एक्सेट्रा, ये सब उसी के एग्जाम्पल है. यानी कि इट इज़ ईजियर टू क्लाइंब अ माउंटेन यूजिंग अ विंडिंग रोड रादर देन मेकिंग अ स्टीप क्लाइंब ड्यू टू दिस रीज़न. इसीलिए जब आप किसी माउंटेन पे क्लाइंब करते हो तो उसमें विंडिंग रोड के थ्रू क्लाइंब करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू स्टीप क्लाइंब, इसी रीज़न की वजह से. नेक्स्ट इज पुली. पुली क्या है? पुली भी एक तरीके की सिंपल मशीन है, ठीक है, जिसमें एक व्हील होते हैं और व्हील में ग्रूव्स होते हैं. रोप और अ चेन इज रैप्ड अराउंड द व्हील. और फिर एक रोप या एक चेन होती है जो उस व्हील के अराउंड ऐसे रैप्ड होती है. फिर एक एंड होता है रोप का जो लोड के साथ अटैच्ड होता है. फोर्स दूसरे एंड पे अप्लाई किया जाता है. हम पुलिस का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? वेल में से वाटर बाहर निकालने के लिए, फ्लैग होस्टिंग के लिए, कर्टेन्स ड्रॉ करने के लिए. ओके, नाउ पुलीज आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स की होती हैं. एक होती है फिक्स्ड पुली, दूसरी होती है मूवेबल पुली. फिक्स्ड पुलीज क्या होती है? फिक्स्ड पुली में पुली को एक सपोर्ट पर फिक्स कर दिया जाता है ना, वो मूव नहीं करेगी. रोप को आप मतलब उस फिक्स्ड पुली के थ्रू पास करोगे और जो लोड है वो दूसरे एंड पर अटैच्ड होता है. फिक्स्ड पुली क्या करते हैं? हेल्प करते हैं चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मेक वर्क ईजियर. वो फोर्स की, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं सो दैट हमारा जो वर्क है वो ईजी हो जाता है. वाटर से, वह से वाटर लिफ्ट करना, फ्लैग होस्टिंग, ये सब एग्जाम्पल है आपके फिक्स्ड पुली के. ये आपका फिक्स्ड पुली है. ओके, दूसरे होते हैं आपके मूवेबल पुली. मूवेबल पुलीज क्या होते हैं? इसमें पुली मूव्स विद द लोड. पुली मूव करेगा लोड के साथ, जैसे जैसे लोड मूव करेगा वैसे पुली भी मूव करेगा. एग्जाम्पल क्रेन्स. ओके, मूवेबल पुलीज आर ऑलवेज यूज्ड विद अ फिक्स्ड पुली टू लिफ्ट लोड्स. जब भी आप मूवेबल पुलीज के थ्रू लोड्स लिफ्ट करते हो तो वहाँ पे फिक्स्ड पुली का यूज भी होता है. नेक्स्ट वी कम टू व्हील एंड एक्सेल. व्हील एंड एक्सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है? एक व्हील होती है जो एक रॉड के साथ अटैच्ड होती है और उस रॉड को बोला जाता है एक्सेल. ओके, व्हील आपकी बिगर होती है, ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू रॉड. व्हेन वी रोटेट द व्हील द एक्सेल अटैच टू इट ऑल्सो टर्न. जैसे आप व्हील को रोटेट करोगे तो जो एक्सेल उससे अटैच होता है वो भी क्या करता है? टर्न करने लगता है. और जो एफर्ट हम अप्लाई करते हैं व्हील पर वो क्या करता है? एक्सेल को टर्न करने में हेल्प करता है. एग्जाम्पल है स्क्रू ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील कार के, पेंसिल शार्पनर, डोर नॉब, बाईसाइकिल व्हील, स्विंग मशीन. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सेल. नेक्स्ट वी कम टू स्क्रू. स्क्रू क्या है? स्क्रू भी एक सीरीज है इंक्लाइन प्लेन्स की जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में रैप्ड होती है, यानी कि स्पाइरल की तरह. सी दिस इज योर स्क्रू. ठीक है, स्क्रू कॉमनली यूज किए जाते हैं टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर. चीज़ों को एक साथ ही होल्ड करने में, मटीरियल्स को लिफ्ट करने में दे आर यूज्ड. Carpenters prefer using screw to nails as screw hold things tightly and they cannot separate easily. Carpenters क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं स्क्रूज को यूज़ करना,
है ना, नेल्स के साथ, सो दैट क्योंकि स्क्रूज चीज़ों को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, है ना, वो चीज़ों को ईजिली सेपरेट नहीं होने देते हैं. सो दिस इज बिकॉज द स्क्रू होल्ड्स टू things together through a longer distance, the total length of the screw threads, while the nail holds things together through a shorter distal length of nail. अब ऐसा क्यों है कि स्क्रू ज़्यादा बेटर होल्ड करता है? बिकॉज स्क्रू दो चीज़ों को होल्ड करता है एक लॉन्गर डिस्टेंस पे, जबकि जो नेल होते हैं वो सिर्फ शॉर्टर डिस्टेंस तक ही क्या करते हैं, चीज़ों को होल्ड करते हैं. एग्जाम्पल, स्क्रू जैक का यूज़ किया जाता है टू लिफ्ट कार, बॉटल लिड, फर्नीचर में लाइक रिवॉल्विंग चेयर एंड ऑल, वहाँ पे आपका स्क्रू यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज वेज. वेज क्या होता है? वेज में दो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं. जहाँ पे वो मीट करते हैं वहाँ की जो एज होती है काफ़ी शार्प होती है ना, इन द शेप ऑफ वी शेप में. एग्जाम्पल, ब्लेड, नाइफ, एग्स, chisel. Okay, these are your examples of wedge. All weighing machines are combination of some of these simple machine. जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी machines होती हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी simple machines के combination से ही बनाई जाती हैं. ठीक है, चलो. So the chapter is completed. We have discussed about force, work, energy, the various simple machines, and I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon in the new class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.